नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है और बजट किसी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट से युवा अपने रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा होता है। बजट से एक उद्यमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने व्यापार की भलाई की उम्मीद लगाए हुए बैठा होता है। बजट से एक किसान अपने फसल की, अपने उत्पाद के उचित मूल्य को प्राप्त करने की उम्मीद लगाए हुए बैठता है और इन सब से मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति जुड़ी हुई होती है। यानी कुल मिलाकर के बजट जो है वो एक आम दस्तावेज जैसा नहीं है। बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और तब जब भारत जैसे देश में जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये दोनों एक साथ हमारी इकोनॉमी में काम करते हैं, यानी कोएग्जिस्टेंस है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का एक सह अस्तित्व है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे में बजट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेर्सरी सेक्टर, जो कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं, उनकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक एक उपकरण है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे बजट 2023-24 की क्या खास बातें हैं, साथ ही साथ जो बजट में तकनीकी शब्द हैं, जो बजट की टर्मिनोलॉजी है, डेफिसिट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, उसे भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजट है क्या। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी है कि वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। यानी इस बात से यह बात तो तय हो जाती है कि बजट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की चीज है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बजट पेश करना है या अपनी मर्जी से बजट को नहीं पेश करना है। बजट हमारे देश में एक संवैधानिक उपबंध के जरिए तय हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जरिए तय हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यह हमारा बजट होता है। यह तो रही संविधान के अनुच्छेद 110 के हिसाब से क्या परिभाषा है बजट की। सामान्य तरीके से अगर हम इसे परिभाषित करें तो बजट क्या है, तो सामान्य रूप से बजट किसी देश की जो समस्त प्राप्तियां और समस्त व्यय है उसका एक लेखा जोखा होता है। अब यहां दो तकनीकी शब्द आ गए, एक प्राप्तियां और दूसरा व्यय। जो प्राप्तियां हैं उसे इंग्लिश में रिसिप्ट्स कहते हैं। रिसिप्ट्स का मतलब जो सरकार की आमदनी हुई है। अब वो बजट का जो सरकार की आमदनी का बात है वो इस भी रूप में हो सकती है कि वो टैक्स के फॉर्म में हो, इस भी रूप में हो सकती है कि अलग अलग डिफरेंट चार्जेज हो, इस भी रूप में हो सकती है कि सरकार ने बोरोइंग की हो, उधारी ली हो। तो रिसिप्ट्स वो चीज होती है जो सरकार को आमदनी के रूप में मिली हुई है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि बजट में व्यय क्या है। तो बजट में व्यय से तात्पर्य उस चीज से है जिसके जरिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जो धन है, जो मुद्रा है, उसे खर्च करने का एक मॉडल देती है, एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है, उसे हम व्यय कहते हैं। यानी कि जो सरकार को मौद्रिक रूप में प्राप्त किया गया धन है उसे खर्च करने की प्रक्रिया व्यय कहलाती है। यानी एक तरफ से आने की प्रक्रिया रिसिप्ट्स और खर्च करने की प्रक्रिया व्यय है। यह आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। अब आती है बात की कुछ तकनीकी शब्द भी बजट के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आते हैं। जैसे बजट में जब हम प्राप्तियों की बात करते हैं, जब हम व्यय की बात करते हैं, तो उसी में दो तकनीकी शब्द और आ जाते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। प्राप्तियों के स्तर पर पूंजीगत और राजस्व, ये दो टर्म आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से व्यय के अंतर्गत भी दो टर्म मिल जाते हैं, पूंजीगत और राजस्व, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स, और इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जरा देख लेते हैं कि ये कैपिटल और रेवेन्यू का क्या डिफरेंस है।
तो देखिए जो रिसिप्ट्स की जब बात की जाती है तो उसमें रिसिप्ट्स में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो सरकार की वो आमदनी है, वो सरकार को प्राप्त हुई आय है जिसके लिए सरकार के ऊपर कोई मॉनेटरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। जैसे जो आपकी टैक्स से इनकम सरकार को हो रही है वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स का काम करती है। अब यहीं पर बात कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। जैसे सरकार ने कहीं से उधारी ली हो, किसी देश से, किसी देश के केंद्रीय बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, जब सरकार उधारी लेती है तो वो सरकार के ऊपर एक देनदारी सृजित कर देती है, एक तरीके की लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। तो वो सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति हुई, यानी पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स वे रिसिप्ट्स हैं जो सरकार के ऊपर किसी देनदारी का सृजन कर देती हैं, किसी तरीके की लायबिलिटी का सृजन कर देती हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो सरकार के ऊपर किसी तरीके की लायबिलिटी का सृजन नहीं करती हैं, किसी तरीके की उसके ऊपर बर्डन का सृजन नहीं करती हैं। अब आ जाइए व्यय में समझ लेते हैं राजस्व और आपके पूंजीगत शब्द को। तो देखिए राजस्व व्यय का मतलब यह हुआ कि सरकार का जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है जिसको सरकार इसलिए ही करती है या इसलिए उसे करना पड़ता है जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें सभी तंत्र सुचारू रूप से, विशेष तौर पे सरकारी तंत्र सुचारू रूप से काम करते रहे। जैसे पेंशन पर एक्सपेंडिचर है, सैलरी पर एक्सपेंडिचर है, इसी तरीके से जो सरकार ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है ये सारी चीजें उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती हैं। अब यहीं पर बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की करनी पड़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं जिससे सरकार की देनदारी घटती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वे एक्सपेंडिचर शामिल हैं जिसको करने के बाद सरकार के ऊपर जो बोझ है, जो लायबिलिटी का बोझ है वो घटता है। जैसे कि उसने इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया, मान लीजिए किसी कंट्री से उसने 10 बिलियन डॉलर जो है वो लोन लिया था, उसमें से 2 बिलियन डॉलर उसने चुकता कर दिया, तो ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरीके से सरकार उन क्षेत्रों में जहां पर एसेट्स बन रही है अगर वो सरकार करती है तो ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये चारों टर्म आप क्लियर कर लीजिए, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बजट के मोटे मोटे शब्द होते हैं। अब आती है बात साल 2022 के बजट की। तो देखिए बजट एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अब तक का सबसे लंबा स्पीच, करीब 2.25 घंटे का, 2 घंटे 41 मिनट समथिंग, इतना लंबा स्पीच उन्होंने दिया है। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बजट एक बहुत ब्रॉड जो है वो दस्तावेज होता है। वो सारी चीजें हमें एक वीडियो के अंदर, और वो भी 30 मिनट या 35 मिनट के वीडियो के अंदर समेटना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बजट के उन आंकड़ों पर थोड़ी बात हो जाए जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आते हैं और जो आपकी अवेयरनेस के लिए जरूरी है। जैसे कि बजट में डेफिसिट का क्या स्टेटस है, बजट की कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे है, बजट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे है। तो इस तरीके के जो डेटा है इनकी एक बार एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो आइए आपकी स्क्रीन पर मैं एक डिस्प्ले कर रहा हूं, वहां से आपको बजट के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जिन पर सरकार की सरकार के आंकड़े से संबंधित चीजें हैं वो आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम वहीं पर यह भी देखेंगे कि सरकार की रिसिप्ट्स के क्या क्या स्रोत हैं और सरकार के एक्सपेंडिचर के क्या क्या स्रोत हैं। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं सरकार के जो बजट जो आया हुआ है सरकार का, उसके महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। देखिए जो महत्वपूर्ण आंकड़े आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ध्यान दें तो इसकी हेडिंग क्या है कि बजट एट अ ग्लांस। अब इसमें क्या है कि आप ऊपर ही देख पा रहे होंगे कि 2021-22, उसके नीचे लिखा हुआ वास्तविक या एक्चुअल, उसके बगल में 2022-23 लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ बजट अनुमान यानी बजट एस्टिमेट। 2023-22-23 लिखा हुआ है, वहीं पर संशोधित अनुमान भी लिखा हुआ है जिसे रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है 2023-24 जिसे हम बजट अनुमान कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे डेटाज हैं जिन्हें आपको समझना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियों में अगर आप जो आपके काम का डेटा है अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए पहला डेटा काम का है एक्चुअल, क्योंकि ये फाइनलाइज हो चुका है। तो ये देखिए करोड़ रुपए जो लिखे हुए हैं वो करोड़ रुपए में फिगर है। मैं फिगर को याद करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, बस एक बार फिगर पर नजर डाल लीजिए। तो देखिए
जो फिगर है राजस्व प्राप्तियों का वो, और उसके बाद आप देखिए 2022-23 का जो संशोधित अनुमान है वो, और लास्ट में जो बजट 2023-24 का एस्टिमेट है वो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फिगर है ये अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार को इतनी मुद्रा जो है वो प्राप्त हो रही है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के रूप में। इसी तरीके से अब आप जरा पूंजीगत प्राप्तियों की तरफ आ जाएं, तो पूंजीगत प्राप्तियों में अगर आप देखें तो जो फिगर है उसमें जो 2021-22 का एक्चुअल फिगर था उसको अगर आप ध्यान से देखें, और लास्ट में जो कि बजट अनुमान है 2023-24 का उसको ध्यान से देखें, तो ये दोनों फिगर ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे मिली है। अब इसके बाद कुल प्राप्तियों की बात, जो कि आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर हमने दिखाई है आपको इस चार्ट में। तो जो टोटल रिसिप्ट्स है उसमें भी अगर आप देखें तो एक्चुअल जो रिसिप्ट्स है 2021-22 के बजट की, और जो अभी की रिसिप्ट है यानी 2023-24 की जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, बजट एस्टिमेट है, वो उसका फिगर आप देख पा रहे हैं। यहां से सवाल बहुत मुश्किल काम है कि कभी भी पूछा जाए, स्पेशली नंबर्स को लेकर के, यानी कि जो फिगर है, जो अमाउंट है उसको लेकर के। दरअसल सवाल हमेशा आता है डेफिसिट से। अब देखिए डेफिसिट जो है वो नीचे आपको आइए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले जिस डेफिसिट का नाम लिखा हुआ है दैट इज राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा जो है वो ये है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स है और जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो उसके बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब देखिए जो एक्चुअल है वो है 4.4%। ये जीडीपी के परसेंट के रूप में शो किया जाता है, जितने भी घाटे होते हैं सब जीडीपी के परसेंट के रूप में शो किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्चुअल है यानी 2021-22 का जो डेटा है उस समय जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 4.4% है। इसके बाद हम डायरेक्ट आप अभी का डेटा लेते हैं तो देखिए उसमें क्या किया गया है कि जो बजट अनुमान 2023-24 के लिए लगाया गया है रेवेन्यू डेफिसिट का, वो लगाया गया है 2.9। ये फिगर आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि 2023-24 के बजट में अनुमानित जो राजस्व घाटा है यानी कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, तो दैट इज 2.9% ऑफ जीडीपी। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए तो उसी के नीचे एक घाटा जो आपसे और पूछा जाता है, बल्कि दो, देखिए 17 नंबर पर लिखा हुआ है कि राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट सामान्य शब्द में यह है कि जो बजट की टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर है उसका एक जो डिफरेंस होता है वो होता है। इसमें ध्यान दीजिए तो राजकोषीय घाटा जो है उसका एक्चुअल एस्टिमेट आया है 2021-22 में 6.7% ऑफ जीडीपी। ये काफी बड़ा अमाउंट है। इसके बाद अगर हम अभी की बात करें यानी बजट 2023-24 में जो एस्टिमेशन हुआ है दैट इज 5.9% ऑफ जीडीपी। तो देखिए करीब 6% के आसपास है। यह भी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद लास्ट में आपके लिखा हुआ है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा जो है जब हम राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटे का फिगर देखिए वो आपका जो 2021-22 का एक्चुअल अनुमान है उसमें 3.3% ऑफ जीडीपी शो हो रहा है और जो अभी का हमने एस्टिमेट किया हुआ है बजट 2023-24 में वो है 2.3% ऑफ जीडीपी। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो अलग अलग घाटे हैं, स्पेशली कौन कौन से घाटे? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। उसके बाद आती है बात राजकोषीय घाटे की। तो जो सरकार की टोटल रिसिप्ट्स है वो रेवेन्यू और कैपिटल बोथ, और जो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है यानी रेवेन्यू और कैपिटल बोथ, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की जो मैंने बात की उसमें मैंने आपको बताया कि जब राजस्व घाटे में से यानी फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दिया जाता है, ब्याज जो हम चुकता करें उसे निकाल दिया जाता है, तो उसे प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अब तीनों जो डेफिसिट होते हैं वो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव डालते हैं ये भी समझने वाली चीज है। देखिए जब भी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ता है तो उसकी बड़ी वजह होती है रेवेन्यू डेफिसिट।
अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बजट डेफिसिट में जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे बड़ा शेयर है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट में जो सबसे बड़ा शेयर है, वो रेवेन्यू डेफिसिट का है, ना कि कैपिटल डेफिसिट का। यानी अगर सरकार को अपना घाटा घटाना है तो उसे अपने रेवेन्यू मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा, राजस्व जो आय व्यय के तरीके हैं उसे बदलना पड़ेगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो आपको पता है कि सरकार की जो बोरोइंग्स है दुनिया के किसी देश से हो या किसी विश्व के बैंक से या विश्व बैंक से हो, तो उससे जो उसने लिया हुआ है, मुद्रा जो उसने ली हुई है, लोन जो उसने लिया हुआ है सरकार ने, उसको वो क्या करती है, इंटरेस्ट के रूप में और मूलधन के रूप में, दोनों रूप में उसे रिटर्न करना होता है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, अब चूंकि भारत सरकार की जो रिसिप्ट्स है, अभी मैं आपको रिसिप्ट्स का फिगर देने वाला हूं कि अलग अलग कहां कहां कितने प्रतिशत जो है भारत सरकार के पास आने का धन का स्रोत है, तो आपको अंदाजा होगा कि जो हमारी उधारी है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या भारत सरकार का बाहर से जो हमने कर्ज लिया है उसके ब्याज को, उसके इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। तो इस तरीके से ये चीज है कि प्राइमरी डेफिसिट को अगर कम करना है तो हमें अपनी जो लोन लिया है हमने उसको घटाना पड़ेगा और हमें अपनी इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, उसको सिर्फ सेल्फ रिलायंस की स्टेटस में लाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अब बात आती है, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, कि हमें एक नजर डालना है कि जो भारत में प्राप्तियों के स्रोत हैं वो क्या क्या है। यानी भारत के बजट में प्राप्तियों के स्रोत को हम देख लें और भारत के बजट में फिर हम देख लें कि व्यय कैसे किया जाता है, किन किन मदों पर किस तरीके से हम रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो करते हैं। तो यानी कि जो हमारी प्राप्तियों का तरीका है और जो हमारे खर्च करने के तरीका है उसको हम एक वेन जो डायग्राम है उससे देख लेते हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर एक डिस्प्ले कर रहा हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हमारे जो रिसिप्ट्स है उसकी जो रूट है वो क्या है और कैसे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो पहली चीज हमने शो की है वो क्या है कि जो लिखा हुआ है कि कहां से रुपया कहां से आता है या रूपी कम्स फ्रॉम। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, जो बजट 2023 में ऊपर वाला बॉक्स मैंने अभी बनाया है आपको दिखा रहा हूं, उसमें ये जो पी लिखा हुआ है उसे आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझिए, तो ये परसेंट शो कर दीजिए। यानी कि जो बजट में ये अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं आपको बना करके, वैगन व्हील दिख रही है, इसमें क्या है कि ये जो पी लिखा हुआ है उसे पैसे के बजाय परसेंट एस्टिमेट कर लीजिए, तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, बजट की रिसिप्ट्स हैं उसमें देखिए लिखा हुआ है ये जो 34P, वहां लिखा हुआ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। तो जो सबसे ज्यादा, जैसा मैंने अभी लेक्चर में कहा था कि सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिलता है वो किस फॉर्म में है, बोरोइंग के फॉर्म में है, जो कि हम अलग अलग कंट्रीज से बोरो करते हैं। इसके बाद अगर आप दूसरा आंकड़ा देखें तो वो है आपके अलग अलग जो टैक्सेज हैं, जिसमें अगर हम बात करें जीएसटी का और अदर टैक्स का तो वो 17P के आसपास है। यानी सेकंड जो रिसिप्ट्स का आपके एरिया है वो जीएसटी एंड अदर टैक्सेज है जो कि 17P है। उसके बाद आप देखिए तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, इन दोनों का एरिया बराबर है, यानी निगम कर और आयकर, यहां से 15-15 जो पी है वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स का एरिया है। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सा बोरोइंग का है जो कि 34P के आसपास है। इसके बाद आपका आता है जीएसटी और जो आपके अलग अलग कर है उनका टोटल डेटा जो कि 17P है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का डेटा जो कि 15P है, दोनों इक्वल हैं। अब इसके बाद इसी में आप देखिए तो दूसरा जो आपको वैगन व्हील मिल रही है उसमें आया है मामला कि रुपया जाता कहां है। अब रुपया कहां जाता है देखिए ध्यान से, इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट जा रहा है अगर आप गौर करें तो वो क्या है, वो है ब्याज अदायगी। और ये आपको लॉजिकली भी समझ में आ जाएगी क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा बोरोइंग करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ब्याज अदायगी में 20P जा रहा है। इसके बाद जो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स ड्यूटीज हैं, यानी कि जो करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा है, वो सेकेंड जो है एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की, वो कितनी है, वो 18P है। इसके बाद आता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स
जो कि केंद्र की योजनाएं हैं, जिसमें कि रक्षा, आर्थिक, ये सब सारी चीजों को निकाला गया है, केवल और केवल स्कीम्स की बात की गई है, वो है यानी कि ब्याज अदायगी 20p, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18p, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है वो 17p। ये तीन बड़े जो है वो मद हैं जहां पर सरकार खर्च कर रही है। इसके बाद थोड़े थोड़े करके हैं, जिसमें से जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 9p है। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 8p है, डिफेंस में भी 8p है। इसमें जो वित्त आयोग और अन्य जो उसके ट्रांजैक्शन है वो 9p है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये रहा बजट का लेखा जोखा, जिसको आप देख रहे हैं कि कैसे पैसा आता है और कैसे पैसे को खर्च किया जाता है। बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस लेक्चर में अब समेटेंगे, तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। बहरहाल इस लेक्चर को हमारे आप इस वे में समझिए कि जो बजट 2023 और 24 सदन में पेश किया गया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं, बजट एट अ ग्लांस, उसे हमने आपके साथ साझा किया। बाकी बजट पर एक कॉन्सेप्ट की क्लास हम किसी और जो है लेक्चर में शामिल करेंगे। इस लेक्चर को अब हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।